जब हम एआई के बारे में सोचते हैं, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो अक्सर दिमाग में वो हॉलीवुड फिल्मों वाले रोबोट्स आते हैं जो दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास आज जो गाइड है उसके मुताबिक असली एआई क्रांति उतनी नाटकीय नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खामोशी से हमारे फोन और एप्स में हो रही है। हाँ, ये एक ऐसी क्रांति है जो दिखती कम है पर महसूस ज्यादा होती है। सही। और इसी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, एक तरह का विरोधाभास कि एआई हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक बनने वाला है या फिर एक दिन हमारी जगह ले लेगा। बिल्कुल भाई, और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है, इसके चौंकाने वाले इस्तेमाल क्या हैं, और नौकरियों से लेकर हमारी सोच तक ये हर चीज को कैसे बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस छुपे हुए एआई की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। अक्सर कहा जाता है कि एआई को मशीन का दिमाग समझ लो। हाँ, मैंने भी यही सुना है। समझने के लिए आसान लगता है, पर ये पूरी तरह सच नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि दिमाग सिर्फ जानकारी को प्रोसेस नहीं करता, वो अपनी गलतियों से सीखता भी है। बिल्कुल। तो क्या ये सीखने वाला हिस्सा ही एआई का असली जादू नहीं है? मुझे लगता है कि यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत के मुताबिक एआई के 3 मुख्य स्तंभ हैं और सीखना उनमें से एक है। ओके, 3 स्तंभ। पहला और सबसे जरूरी है डेटा। एआई के लिए डेटा ऑक्सीजन की तरह है। जितना ज्यादा और जितनी अच्छी क्वालिटी का डेटा, मतलब करोड़ों तस्वीरें, घंटों की आवाज, अरबों शब्द, एआई उतना ही ताकतवर और सटीक बनता है। लेकिन एक मिनट, क्या ज्यादा डेटा हमेशा बेहतर होता है? मैंने सुना है कि अगर डेटा में ही कोई भेदभाव या गलती हो तो एआई भी वही सीखकर पक्षपाती हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है और हमारा स्रोत इस पर साफ इशारा करता है। तो वो महिला डॉक्टरों को पहचानने में गलती करेगा। इसीलिए डेटा का साफ सुथरा और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। समझ गया। तो पहला स्तंभ हुआ डेटा। दूसरा क्या है? दूसरा स्तंभ है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब वो नियम? हाँ बिल्कुल, आप इसे एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जिसके हिसाब से एआई उस डेटा पर काम करता है। रेसिपी, ये अच्छा उदाहरण है। जैसे चाय बनाने के लिए पहले पानी उबालना है, फिर पत्ती डालनी है, वैसे ही नियम। एकदम। और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी स्तंभ है सीखने की क्षमता, मतलब लर्निंग। ओके, एआई सिर्फ दिए गए नियमों पर नहीं चलता, वो अपने नतीजों को देखता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और अगली बार उन नियमों को खुद ब खुद बेहतर कर लेता है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो उसे हर दिन पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाती है। तो ये तो हुई कि एआई काम कैसे करता है, पर यह जानना और भी कमाल है कि ये हमारी दुनिया में कर क्या रहा है। हम सब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के सुझावों के बारे में जानते हैं, लेकिन स्रोत कुछ ऐसे क्षेत्रों की ओर इशारा करता है जहां इसका असर सचमुच जिंदगियां बदल रहा है, जैसे कि चिकित्सा। हाँ, और यहां एक बहुत ही दमदार उदाहरण दिया गया है। एक मामले में एक मरीज को एक दुर्लभ किस्म का कैंसर था जिसे 7 अनुभवी डॉक्टर नहीं पकड़ पाए। 7 डॉक्टर? हाँ, लेकिन एक एआई सिस्टम ने पकड़ लिया। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने लाखों मेडिकल तस्वीरें और रिपोर्ट्स पढ़ी थीं। एक ऐसा काम जो किसी भी इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी में करना नामुमकिन है। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। एआई ने एक ऐसा पैटर्न देखा जो इंसानी आंख से छूट गया था। मतलब एआई इंसानी गलतियों को सुधारने की क्षमता रखता है। क्या यही पैटर्न पहचानने की ताकत बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में भी काम आती है, जैसे धोखाधड़ी पकड़ने में? बिल्कुल। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो एआई सेकंडों में हजारों लेन देन के पैटर्न का विश्लेषण करता है। जैसे ही उसे कुछ असामान्य लगता है, कोई ऐसी खरीदारी जो आपके व्यवहार से मेल नहीं खाती, वो तुरंत उसे फ्लैग कर देता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, ये इंसानी निगरानी से कई ज्यादा तेज और प्रभावी है। ठीक है, तो ये साफ है कि एआई मौजूदा जानकारी का विश्लेषण करने में माहिर है। लेकिन क्या ये कुछ नया भी बना सकता है? यहीं पर आकर ये तकनीक विज्ञान कथा जैसी लगने लगती है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि एआई क्या क्या बना सकता है? और यहीं से एआई का सबसे रोमांचक दौर शुरू होता है, जिसे हम जेनरेटिव एआई कहते हैं। जेनरेटिव एआई ये सिर्फ विश्लेषण नहीं करता, बल्कि निर्माण करता है। तस्वीरें, संगीत, कोड, यहाँ तक कि इंसानी आवाज भी। पर यह होता कैसे है? मतलब ये सिर्फ डेटा को कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहा होगा? नहीं, ये जादू जैसा लगता है, पर इसके पीछे का सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। स्रोत में इसे एक आसान तरीके से समझाया गया है। कल्पना कीजिए कि 2 एआई हैं। ओके। एक है कलाकार
और दूसरा है कला का पारखी। कलाकार का काम है एक नकली तस्वीर बनाना, मान लीजिए घोड़े की, और पारखी का काम है ये पकड़ना कि तस्वीर असली है या नकली। अच्छा, तो एक तरह की डिजिटल जुगलबंदी चल रही है। हाँ, एक तरह की प्रतियोगिता। कलाकार बार बार तस्वीर बनाता है और पारखी उसे हर बार पकड़ लेता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कलाकार एआई इतना माहिर नहीं हो जाता कि वो पारखी एआई को भी धोखा दे दे। और उस वक्त जो तस्वीर बनती है वो एक ऐसी मौलिक रचना होती है जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि इसे किसी मशीन ने बनाया है। अरे वाह, मतलब कि दो एआई का एक डिजिटल दंगल है। ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये है कि एआई पूरी की पूरी फिल्में बना सकता है बिना किसी एक्टर के। मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई अवार्ड शो हो रहा है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी एल्गोरिदम को मिल रहा है। ये कल्पना अब बहुत दूर की नहीं है, और यही रचनात्मक क्षमता हमें भविष्य की ओर ले जाती है। स्रोत अगले 5 से 10 सालों में कुछ बड़े बदलावों की भविष्यवाणी करता है। जैसे कि बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां और स्मार्ट शहर तो हैं ही, लेकिन एक विचार जो मुझे खास तौर पर दिलचस्प लगा वो है एआई शिक्षक का। एआई शिक्षक, इसका मतलब क्या क्लासरूम में एक रोबोट पढ़ाएगा? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। स्रोत के मुताबिक एआई शिक्षक एक निजी ट्यूटर की तरह होगा जो हर बच्चे के साथ काम करेगा। एक पर्सनल ट्यूटर। हाँ, ये समझेगा कि बच्चे को गणित कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है या उसे इतिहास याद करने के लिए किस तरह के उदाहरणों की जरूरत है। ये मानवीय शिक्षक की जगह नहीं लेगा, बल्कि उन्हें हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने की सुपर पावर देगा। अच्छा, तो ये शिक्षक का सहायक हुआ। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने उस बड़े सवाल पे वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था, सहायक या प्रतिस्थापक, मतलब रिप्लेसमेंट। अगर एआई एक निजी ट्यूटर बन सकता है तो एक मानवीय शिक्षक की भूमिका क्या रह जाएगी? क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? देखिए, ये डर स्वाभाविक है और स्रोत इस पर ईमानदारी से बात करता है। हाँ, कुछ नौकरियां खतरे में हैं। कौन सी? खास तौर पर वो जिनमें एक ही काम को बार बार दोहराना पड़ता है, जैसे डेटा एंट्री, कॉल सेंटर के स्क्रिप्टेड जवाब या साधारण अकाउंटिंग। ये वो काम है जिन्हें मशीनें बिना थके, बिना गलती किए इंसानों से कहीं बेहतर कर सकती हैं। ये सुनना चिंताजनक है, लेकिन क्या कहानी का दूसरा पहलू भी है? बिल्कुल है, और वो ज्यादा अहम है। जब भी कोई तकनीक आती है वो कुछ नौकरियों को खत्म करती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नए तरह के रोजगार पैदा करती है। जैसे कंप्यूटर के आने से हुआ था। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर के आने से टाइपिस्ट का काम खत्म हुआ, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर और डिजिटल मार्केटर जैसे अनगिनत नए काम शुरू हुए। एआई के साथ भी यही होगा। एआई को बनाने, ट्रेन करने और उसे नैतिक तरीके से चलाने के लिए लोगों की जरूरत होगी। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई एथिक्स ऑफिसर्स, ऐसे पद अब बनने लगे हैं। पर इस बदलाव के दौर का क्या मतलब? ये कहना आसान है कि नई नौकरियां आएंगी, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी नौकरियां अभी जा रही हैं? ये संक्रमण काल ही सबसे बड़ी चुनौती है, और स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यहीं पर है। ज्यादातर भूमिकाएं खत्म नहीं होंगी, वो बदल जाएंगी। बदल जाएंगी? कैसे? एआई इंसान का मालिक नहीं, बल्कि उसका सह पायलट बनेगा। डॉक्टर एआई की मदद से बीमारी को जल्दी और सटीक ढंग से पकड़ पाएगा। वकील एआई की मदद से सेकंडों में कानूनी दस्तावेज खंगाल पाएगा। और एक लेखक? एक लेखक एआई की मदद से अपनी कहानी के लिए नए विचार खोज पाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि इंसान बनाम मशीन क्या होगा, बल्कि मशीन के साथ इंसान क्या कर सकता है। मतलब इंसानी क्षमता का विस्तार होगा। लेकिन नौकरियों के अलावा एक और मुद्दा है, भरोसे का। गाइड में डीप फेक का जिक्र है। ये खतरा कितना बड़ा है? ये एक बहुत गंभीर खतरा है। डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जहां एआई किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज की हूबहू नकल करके एक फर्जी वीडियो बना सकता है, जिसमें वो कुछ ऐसा कहते या करते हुए दिख सकता है जो उसने असल में कभी किया ही नहीं। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने या किसी की इज्जत उछालने के लिए हो सकता है। और हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा का सवाल भी तो है। एआई को काम करने के लिए हमारे डेटा की जरूरत है। ये सभी चिंताएं असली हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। वो क्या है? एआई से डरना नहीं, उसे समझना। अज्ञानता ही डर पैदा करती है। अगर हम इस तकनीक को समझेंगे तो हम इसके खतरों को पहचान पाएंगे और उनसे बचने के नियम बना पाएंगे। तो हाथ पर हाथ धर के बैठने की बजाय हमें सक्रिय होना होगा। कौशल को लगातार बढ़ाएं, मतलब अपस्किल। वो काम करना सीखें जिनमें रचनात्मकता,
आलोचनात्मक सोच और मानवीय जुड़ाव की जरूरत हो, ये वो चीजें हैं जो मशीनें आसानी से नहीं कर सकते। और तीसरा, एआई को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सहायक की तरह अपनाएं। सोचे कि ये आपके काम को कैसे आसान और बेहतर बना सकता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि सहायक या प्रतिस्थापक का जवाब तकनीक में नहीं बल्कि हम में है। हम इसे कैसे इस्तेमाल करना चुनते हैं, यही भविष्य तय करेगा। सही कहा आपने। और स्रोत की वो एक पंक्ति दिमाग में गूंज रही है, एआई भविष्य नहीं है, एआई वर्तमान है। और अंतिम संदेश भी उतना ही साफ है, जो एआई सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कभी कंप्यूटर सीखना जरूरी हो गया था, अब एआई के साथ काम करना सीखना जरूरी हो रहा है। और ये सिर्फ कोडिंग सीखने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस नए औजार के साथ सोचने, बनाने और काम करने का तरीका सीखने के बारे में है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। और इसी सोच को थोड़ा और आगे ले जाने के लिए एक आखिरी सवाल। हमने चर्चा की कि एआई डॉक्टरों और शिक्षकों का सहायक कैसे बन सकता है। हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि ये किसी के भी काम या रोजमर्रा की जिंदगी में एक सहायक कैसे बन सकता है। ऐसा कौन सा एक काम है जिसे हर रोज किया जाता है और जिसे एक एआई साथी आकर पूरी तरह से बदल सकता है, सिर्फ आसान नहीं बल्कि शायद बेहतर बना सकता है।